वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 8th की बुक जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति, इसके चैप्टर नंबर 1 को हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, के डेमोक्रेसी क्या है और ये डेमोक्रेसी क्यों सबसे अच्छी है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 में। अभी तक हम इसके 7 लेक्चर्स ले चुके हैं। आज हमारे 8वां लेक्चर होने वाला है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, इस बारे में बात करने से पहले क्या करना है आपको, कुछ याद आ रहा है? हाँ, आपको बुक ओपन करनी है और इसका वो पेज जो हम पढ़ रहे हैं वो ओपन करना है, उसके साथ साथ कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठना है। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी को तो हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। इसके कुछ फीचर्स भी हम पढ़ चुके हैं। एक डेमोक्रेसी के फीचर क्या होते हैं, एक लोकतंत्र के फीचर क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती है, वो भी हम पढ़ चुके हैं और वो भी सब उसी डेफिनेशन में से आए। डेफिनेशन क्या थी, एक बार फिर से बोल के बताना क्या थी। Democracy is the form of government in which the rulers are elected by the people। ये थी। इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, इलेक्शन किस तरह का होना चाहिए, रूलर कैसे होने चाहिए, पीपल कौन होने चाहिए, ये सब चीजें इसके 4 फीचर्स हैं। समझ में आई चीजें? जो 4 फीचर है वो इन्हीं 4 वर्ड से आए। क्लियर है? ये चीज हम पढ़ चुके हैं, बड़ा अच्छे से हमने इसको समझा। फिर हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे आए, व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सबसे अच्छी क्यों है। और जब हम इसका पता लगाने गए तो हमें सबसे पहले तो इसकी कमियां देखी कि अच्छी क्यों नहीं है। हमने इसकी बहुत सारी कमियां इसमें देखी कि यहाँ डिसीजन लेने में डिले हो जाता है, इसकी वजह से करप्शन भी हो जाता है, ये भी मतलब किसी चीज को रोक, जैसे गरीबी है, गरीबी दूर नहीं कर पाती। यहाँ पे नैतिकता खत्म हो जाती है, सब लोग आपस में, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां आपस में सत्ता में आने के लिए लड़ती रहती हैं। बहुत सारी कमियां देखी, लेकिन फिर उसके बाद हमने इसके फायदे देखने शुरू किए और अभी तक हम इसके 3 फायदे देख चुके हैं। कौन कौन से 3 फायदे याद आ रहा कुछ? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहला फायदा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा अकाउंटेबल होती है, ज्यादा जवाबदेह होती है, ज्यादा उत्तरदायी होती है और लोगों की सुनवाई करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की सुनवाई करती है, पहली चीज ये। दूसरा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है, निर्णय अच्छे हो जाते हैं, अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। डिले होता है कोई बात नहीं, लेकिन बड़े डिसीजन जब लेने हो तो अच्छा डिसीजन ठीक रहता है बजाय कि देरी से लिया गया डिसीजन। तो यहां पर अच्छे डिसीजन यानी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्वालिटी वो ज्यादा बढ़ती है। ठीक है। और तीसरा फायदा हमने देखा था कि हर इससे समाज में होने वाले मतभेद और समाज में होने वाले टकरावों को डेमोक्रेसी एक शांतिपूर्ण सॉल्यूशन देती है, समाधान देती है और डेमोक्रेसी की वजह से इन मतभेदों को और इन टकरावों को रोका जा सकता है, जिससे चाहे कितनी ही डाइवर्स सोसाइटी हो, कितनी ही विविध समाज हो, उसको एक साथ रखा जा सकता है। इंडिया का हम एग्जांपल देख सकते हैं जहां पर इतना विविध समाज है, इतनी डाइवर्स लोग हैं, इतनी लैंग्वेज वाले लोग हैं, इतनी भाषाओं वाले हैं, इतने स्टेट से आते हैं, अलग अलग जगहों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, लेकिन फिर भी सब लोग साथ रहते हैं क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी ये सॉल्यूशन देती है कि कैसे साथ में रहें। क्योंकि डेमोक्रेसी लड़ाई में विश्वास नहीं रखती, डेमोक्रेसी बातचीत करके समस्याओं को सुलझाने में विश्वास रखती। समझ में आई चीजें? अब एक चीज ध्यान रखना कि ये तीनों डेमोक्रेसी के प्रभाव हैं कि डेमोक्रेसी के होने की वजह से लोगों की सुनवाई ज्यादा होगी, सरकार अकाउंटेबल हो जाएगी, डेमोक्रेसी होने की वजह से डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और डेमोक्रेसी होने की वजह से डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, इससे सुलझ पाएंगे। अब हम इसके बाद जो चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं सरकार से रिलेटेड है या फिर सोशल लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि सामाजिक जीवन से, जैसे कि डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट, ये सब उनसे रिलेटेड है कि डेमोक्रेसी का सरकार पे और सोशल लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है। अब जो हम अगला पॉइंट पढ़ने चाह रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि समाज का वहां के लोगों पे क्या फर्क पड़ता है, वहां के नागरिकों पे, डेमोक्रेसी का वहां के नागरिकों पे क्या फर्क पड़ता है, पीपल पे क्या फर्क पड़ता है। तो पीपल, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी एनहांसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, कि डेमोक्रेसी वहां के लोगों में सम्मान बढ़ाता है, लोग अपने आप को सम्मानित रूप से देखते हैं। कैसे देखते हैं
यही हमें समझना था, ये समझना था। एज वी डिस्कस्ड अबाउट, जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग फीचर्स हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग फायदे हम डेमोक्रेसी के पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी राजनीतिक समानता के सिद्धांत पे आधारित है। और ये राजनीतिक समानता का मतलब क्या है, ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, 8 में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ये क्या है पॉलिटिकल इक्वालिटी? राजनीतिक समानता यानी राजनीतिक रूप से सब समान हैं। जितना वोट का अधिकार मेरा है उतना ही वोट डालने का अधिकार दूसरे का है। राजनीतिक रूप से हम काम क्या करते हैं? एक वोट डालने का काम करते हैं। तो वोट डालने का अधिकार जितना मेरा है उतना ही और किसी का है। तो राजनीतिक रूप से सब समान हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबको वोट डालने का अधिकार और सबके वोट की वैल्यू एक है। यह है पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी के सिद्धांत पे आधारित है कि राजनीतिक समानता होनी चाहिए। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट poorest and the least educated has the same status, ये पहचान के कि जो पुअरेस्ट है, जो सबसे गरीब आदमी भी है, या फिर लीस्ट एजुकेटेड है यानी जो सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसका भी समान स्टेटस है, बिल्कुल सेम स्तर है। किसके बराबर? द रिच एंड द एजुकेटेड। जो पढ़ा लिखा है, जो एजुकेटेड है। जो पढ़ा लिखा है उसका भी उतना ही वोट है जितना अनपढ़ का है। जो गरीब है उसके भी उतने ही वोट हैं जितना अमीर का है। समझ में आ गया? दोनों का सेम लेवल है। गरीब अपने आप को गरीब नहीं देखता जब वो वोट डालता है, उसके पास भी उतनी ही पावर होती है जितनी एक अमीर आदमी के पास होती है, कोई अलग पावर नहीं होती। तो इससे क्या है, उसके अंदर सम्मान आता है कि देखो मैं भी इस देश का नागरिक हूं और मेरे पास भी उतनी ही शक्ति है जितनी किसी भी इस देश के नागरिक के पास है, यानी मैं किसी से कम नहीं हूं। ये सम्मान आता है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर सम्मान की भावना को पैदा करता है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर। यहां के जो लोग होते हैं ये वहां के शासक के विषय नहीं होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? यहां सिटीजन और सब्जेक्ट में अंतर पता होना चाहिए आपको। ये दो शब्द होते हैं। जब पुराने टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे ना, उस टाइम पे यहां के नागरिकों को नागरिक नहीं समझा जाता था, उन्हें सब्जेक्ट समझा जाता था, विषय समझा जाता था। जब यहां पर राजा या महाराजा होते थे यानी मोनार्की होती थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो राजा या महाराजा यहां के लोगों को अपनी संपत्ति समझते थे, उनको जैसे मर्जी यूज करें, जैसे मर्जी यूज करें। कोई अधिकार देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, उनको जैसे कहोगे उनको करना पड़ेगा। कोई भी इस राजा के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। वो होते हैं सब्जेक्ट, विषय। जहां पर राजा उनको अपना एक सब्जेक्ट मानता था, ये हमारा एक विषय है, ये हमारी एक संपत्ति है, बात खत्म। उससे ज्यादा उनसे कोई मतलब नहीं था, बस टैक्स दो, काम खत्म। उनकी सुरक्षा करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल की जो सरकारें होती हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहां पर ये सब्जेक्ट नहीं होते, वहां पर ये सिटीजन होते हैं, वहां नागरिक होते हैं। और नागरिक और सब्जेक्ट में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? इनके पास कोई अधिकार नहीं होता और इनके पास अधिकार होते हैं। सिटीजन के पास अधिकार होते हैं, सब्जेक्ट के पास अधिकार नहीं होता। समझ गए दोनों में क्या अंतर है? तो यहां पर क्लियर है? चलो, यहां पर पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर। यहां के जो लोग हैं वो उस रूलर के, शासक के सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है, यहां के वो सिटीजन हैं। दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। वो खुद अपने शासक हैं। लोग खुद ही अपने शासक हैं। यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सभी लोगों के पास पावर होती है और सब लोग अपने आप में शासक होते हैं। कैसे शासक होते हैं वो भी हम समझेंगे। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, और जब भी वो खुद भी अगर गलती करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। वो जिम्मेदार होते हैं अपने खुद के कंडक्ट के लिए, अपने खुद के आचरण के लिए। कंडक्ट को हम हिंदी में आचरण भी कह सकते हैं, ठीक है, आचरण।
यानी जिसने जो गलती की है वो उसके जिम्मेदार उस खुद ही लेगा, खुद ही अपने राजा होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और शासन कर रहा, वो खुद ही अपने ऊपर शासन करते हैं। तभी तो यहाँ पे कहे हैं कि हर एक नागरिक का अपना एक सम्मान बढ़ता है, सब नागरिकों के अपने अधिकार हैं और वो अपने अधिकार के अंदर कुछ भी कर सकता है, यानी अपना राजा वो खुद होता है। समझ गए? लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये अलाउड नहीं होता। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में उनको वो बात माननी पड़ती है जो ऊपर से ऑर्डर आता है। समझ में आई चीजें? हमें समझ में आ गई होंगी। और फाइनली आखिरकार डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फाइनली एक और रीजन देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी बाकी दूसरी सरकारों से बेटर है, बेहतर है। कैसे? क्योंकि इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। क्योंकि ये हमें इजाजत देता है, ये हमें करने देता है करेक्ट, यानी सही करने देता है हमारी खुद की मिस्टेक्स को। गलती अगर हो भी जाए तो उसमें सही करने का एक मौका हमें दिया जाता है, गलतियों को सही करने की गुंजाइश इसमें होती है। कैसे? हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी में गलतियों को कैसे सुधारा जाता है। एज वी सॉ अबाउट, जैसा कि हमने ऊपर देखा, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। अभी पढ़ चुके हम ये सारी चीजें कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि वहां गलतियां नहीं हो सकती, ऐसी कोई गारंटी नहीं देते। देयर इज नो गारंटी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मिस्टेक्स डेमोक्रेसी में नहीं की जा सकती। डेमोक्रेसी में भी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां की जाती हैं। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, और इसकी गारंटी तो किसी भी तरह की सरकार नहीं दे सकती कि हम गलतियां नहीं करेंगे। चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, कोई गारंटी नहीं देगा कि हम गलतियां नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी में भी गलतियां होती हैं। दी एडवांटेज इन डेमोक्रेसी, लेकिन जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसका फायदा क्या है? इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। डेमोक्रेसी का फायदा यह होता है कि ऐसी गलतियों को ज्यादा दिनों तक, ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, हाइड नहीं किया जा सकता। वो गलतियां सामने आती हैं, और जब सामने आती हैं तो सुधरने का मौका होता है। देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स, और वहां पर वो स्पेस होती है, वो गुंजाइश होती है कि वहां पर पब्लिक डिस्कशन हो, लोगों में चर्चा हो उस गलती के बारे में। अगर यहां पर अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कोई गलती करती है तो उसको छुपा के नहीं रख सकते, वो सामने आती है, और जब सामने आती है तो उसमें गुंजाइश होती है कि वहां के लोग उस गलती के बारे में चर्चा कर सके। कोई उन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि लोगों के पास अधिकार है अपने विचार व्यक्त करने का, अपनी राय बनाने का। तो लोग उन गलतियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में यह खास बात होती है। और फिर क्या होगा? एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन, और इसीलिए वहां पर उस गलती को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। कैसे होती है? समझना इस बात को। छोटी सी बात लिखी है लेकिन बड़ी अच्छी बात लिखी है। ईदर रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, या तो जो शासक हैं उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ता है, और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड, नहीं तो हम शासक को ही बदल सकते हैं। गलतियां कैसे सुधरनी है, समझ में आया? अगर किसी गवर्नमेंट ने गलती की है, लोगों को तो छुप नहीं सकती ज्यादा दिनों तक, तो लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं, सरकार को बोलते हैं कि या तो गलती सुधारो, नहीं तो अगली बार से तुम नहीं आओगे यहां पे सरकार में। यानी कि या तो रूलर गलती को सुधारें, नहीं तो रूलर बदल जाएंगे। समझ में आई? तो यहां पर गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। गलतियां तो सारी सरकारें करती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी उसको सुधारने की गुंजाइश देता है। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये सुधारने की गुंजाइश ये किसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकती। गैर लोकतांत्रिक सरकार में उनकी तो मर्जी चलती है, वो सुधारें ना सुधारें, कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, लोगों में उनके खिलाफ कोई चर्चा नहीं कर सकता। जैसे चाइना का हमने एग्जांपल देखा, चाहे वो गलती करें ना करें, आप उन्हें नहीं हटा सकते, वो सरकार में वो ही रहेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में उन गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अगर वो नहीं सुधारते तो आप उन्हें सुधार दोगे, वोट उनको दोगे ही नहीं, है ना? तो यहां सुधार की गुंजाइश रहती है। तो डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा फायदा यह है, गलतियां तो सारी करते हैं, लेकिन गलतियों का सुधारने की गुंजाइश डेमोक्रेसी में।
समझ में आई? सुधार की गुंजाइश डेमोक्रेसी में। लेट अस सम इट अप। चलो अब इन सबको इकट्ठा करते हैं, जो अभी तक फायदे पड़े उन सबको फिर से इकट्ठा करते हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग, कि डेमोक्रेसी हमें सब कुछ तो नहीं दे सकता, इस लोकतंत्र से हमें सब कुछ तो मिल नहीं सकता, एंड इज नॉट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, और ये सब समस्याओं की समाधान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं लोकतंत्र है, कहीं डेमोक्रेसी है तो वहां के लोगों को सब कुछ मिल गया, ऐसा तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है जहां लोकतंत्र है वहां सारी समस्याएं दूर होगी। तो लोकतंत्र अपने आप में सभी समस्याओं का समाधान नहीं है, और लोकतंत्र अपने आप सबको सब कुछ नहीं देता। फिर भी लोकतंत्र बेहतर क्यों है? बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव। लेकिन साफ तौर पर यह बाकी किसी भी विकल्प से, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, बाकी किसी भी ऑप्शन से, बाकी किसी भी तरह की सरकारों से डेमोक्रेसी अच्छी है। हालांकि यह हमें सब कुछ नहीं दे रहा, हालांकि इसमें सभी समस्याओं का समाधान की गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी यह बाकी तरह की सरकारों से उन सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। दैट वी नो, जिन भी सरकारों के बारे में हम जानते हैं उनमें सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन। ये हमें अच्छे डिसीजन होंगे इसकी एक संभावना देता है। मतलब सबसे ज्यादा संभावना अच्छे डिसीजन की किसमें है? लोकतंत्र में। क्यों? क्योंकि वहां पे हजारों लोगों का दिमाग लगता है एक डिसीजन के लिए। तो सबसे अच्छे डिसीजन की संभावना कहां है? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। इट इज लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस, और यह भी यहां पर संभावना है कि ये लोगों के खुद की जो इच्छाएं हैं उसका भी सम्मान करते हैं। डेमोक्रेसी में ही ये पॉसिबल है, लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा, लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा। तो डेमोक्रेसी में ही ये संभावना दिखाई देती है, और किसी तरह की सरकार में नहीं दिखती। और किसी सरकार को क्या पड़ा है लोगों से, लेकिन डेमोक्रेसी लोगों से ही बनती है। तो यहां पर ये लोगों की इच्छाओं को, लोगों की सम्मान को ध्यान में रखते हुए सारे काम करते हैं। तो लोगों के सम्मान यहां पर संभावना बनी रहती है कि लोगों का सम्मान यहां पर किया जाएगा। उसके साथ एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, उसके साथ साथ अलग अलग तरीके के, अलग अलग विचारों के लोगों को एक साथ रहने की संभावना डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। डेमोक्रेसी शांतिपूर्वक रहने, एकजुट रहने के लिए कहीं ना कहीं एक संभावनाएं पैदा करती है। तो डेमोक्रेसी में सब एक साथ रह सकते हैं, चाहे किसी भी तरह के लोग हों, किसी अलग विचारधारा के लोग हों, फिर भी एक साथ रह सकते हैं। डेमोक्रेसी में लोगों को अपना खुद का सम्मान बढ़ता है, लोगों में सम्मान आता है, और डेमोक्रेसी में अच्छे डिसीजन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये डेमोक्रेसी के फायदे। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग, कि मान लो इनमें से कोई एक आधी चीज फेल भी हो जाए, मतलब डेमोक्रेसी ना कर पाए, मान लो वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रही, मान लो लोगों की इच्छाओं का सम्मान नहीं कर पा रही, यानी लोगों की जरूरतें नहीं पूरी कर पा रही, या ये भी मान लो कि वो लोगों को एक साथ रहने नहीं दे रही, कि मान लो फेल हो गई डेमोक्रेसी, ये काम नहीं कर पा रही, तब भी इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक। फिर भी ये इजाजत देती है, एक तरीका देती है जिससे उन गलतियों को सुधारा जा सके। मान लो अच्छा डिसीजन नहीं आया, कोई बात नहीं, सुधार के, गलत डिसीजन है, सुधार के सही किया जा सकता है। मान लो लोगों की इच्छाओं का सम्मान नहीं किया गया, लोगों की जरूरतें नहीं पूरी की गई, कोई बात नहीं, लोग आंदोलन करेंगे, सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा और लोगों की जरूरतें पूरी की जाएंगी, लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा। यानी यहां पर अगर कोई गलत डिसीजन हो भी जाता है, मान लो कि डेमोक्रेसी अपने वादे जो वो करती है वो नहीं कर पाती है, तब भी डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें सुधार की गुंजाइश है, जो नहीं किया गया है उसको सुधार के किया जा सकता है। इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक, ये कहीं ना कहीं वो तरीका देती है जिससे इसमें जो गलतियां की गई उसे सुधारा जा सके। एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और उसके साथ साथ इसके सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान डेमोक्रेसी से मिल पाता है। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसीलिए डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा
रूप माना जाता है सरकार का। सरकार के कई अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग तरह की सरकारें हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, मोनार्की हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, ओलिगार्की हो सकती है, अनार्की, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनमें सबसे अच्छी सरकार का रूप कौन सा है? डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। समझ में आई चीजें? समझ में आई हैं? तो ये एक कार्टून हमारे सामने है। कहां से है कार्टून? कार्टून वॉज पब्लिश्ड इन कनाडा बिफोर इट्स पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन 2004। 2004 में वहां की संसद के लिए इलेक्शन होने वाले थे और उस इलेक्शन से पहले का ये कार्टून है। कनाडा में इलेक्शन से पहले का ये कार्टून है। एवरीवन इंक्लूडिंग कार्टूनिस्ट एक्सपेक्टेड लिबरल पार्टी टू विन वंस अगेन। हर कोई कनाडा में यही उम्मीद कर रहा था कि दोबारा से लिबरल पार्टी ही वहां जीतेगी। इवन जिसने कार्टून बनाया है वो भी यही उम्मीद करके बैठा हुआ था कि वहां पे लिबरल पार्टी ही जीतेगी। व्हेन द रिजल्ट केम, और लेकिन जब रिजल्ट आया तो उस टाइम पे क्या हुआ? लिबरल पार्टी लॉस्ट द इलेक्शन। लिबरल पार्टी जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे कि जीतेगी, वो इलेक्शन हार गई, चुनाव हार गई। इज दिस कार्टून एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और फॉर डेमोक्रेसी? ये जो कार्टून है ये लोकतंत्र के पक्ष में है या विपक्ष में, यानी लोकतंत्र की बड़ाई कर रहा है या लोकतंत्र की बुराई कर रहा है? ये कार्टून वो हमें बताना है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हम इसे समझ पाए। पहले ये बोलता है वी वोटर्स आर एंग्री एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एनीमोर, कि हम जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी यहां के नागरिक हैं, हम सब बड़े गुस्सा हैं और अब इससे ज्यादा हम सहन नहीं करेंगे। द लिबरल्स हैव बीन एरोगेंट, कि ये जो लिबरल पार्टी वाले हैं बड़े घमंडी हो गए हैं। दे हैव ब्रोकन आवर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, उन्होंने सरकार पर से हमारा भरोसा तोड़ दिया। अब सरकार पे हमारा कोई भरोसा नहीं रहा है। दे स्टोल आवर मनी, उन्होंने हमारे पैसे सब छीन लिए। सो ऑन जून 28 वी आर गोइंग टू डू व्हाट कैनेडियंस डू बेस्ट, और इसीलिए 28 जून को हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो करने जा रहे हैं, वोट डालना था। एंड उसके बाद लास्ट सेंटेंस है वी आर गोइंग टू वोट देम बैक इन, कि हम दोबारा से लिबरल पार्टी को वोट देके उसे जिताने वाले हैं। उसके प्रति इतना गुस्सा है, लेकिन लास्ट में फिर से बोल रहा है कि हम उसी को जिताने वाले हैं। क्यों? ये कार्टून है, किसी न किसी तरीके से कटाक्ष किया जाता है, किसी तरीके से व्यंग किया जाता है। जिसने कार्टून बनाया बड़ा सोच समझ के बनाया। वो क्या चाह रहा था कि सरकार इतनी एरोगेंट है, उसे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से वो आ जाती है, उसी को दिखाना चाह रहा है। एक सरकार जिसका पता है कि वो दोबारा से आएगी, उसके खिलाफ ऐसा लिख देना क्या किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल है? किसी भी सरकार के खिलाफ क्या आप ऐसे लिख सकते हो? लिबरल पार्टी जो सरकार में है, लिबरल पार्टी जो सरकार में दोबारा आने वाली है, इनको लगता था, फिर भी उसके खिलाफ ऐसा छाप दिया। क्या किसी भी गैर लोकतांत्रिक देश में पॉसिबल है? नहीं, ये सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल है कि आप सरकार की बुराई कर सकते हो और सरकार को सुनना पड़ता है, क्योंकि लोगों की सुननी पड़ती है उसे, क्योंकि वो अकाउंटेबल है। समझ में आया? तो ये डेमोक्रेसी के पक्ष में लिखा गया एक कार्टून है। यहां पर हमें साफ पता लग रहा है कि सरकार चाहे तो सब बंद करवा दे, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी बात रखने की आजादी है। सरकार को क्या नहीं कहा? सरकार को बोला कि ये घमंडी हो गई है, उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है, उन्होंने हमारे पैसे चुरा लिए हैं, है ना? तो क्या नहीं बोला? ऐसी हिम्मत सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो सकती है सरकार के खिलाफ बोलने की। समझ में आई चीजें? तो ये फॉर डेमोक्रेसी है। तो ये आर्गुमेंट क्या है? फॉर डेमोक्रेसी। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और कहानी छोटी सी, एक यहां पर चेक योर प्रोग्रेस आ गया कि अपनी प्रोग्रेस चेक करो कि आप अभी तक डेमोक्रेसी को कितना समझे हो। तो इसे ही पढ़ लेते हैं। राजेश एंड मुजफ्फर दो दोस्त हैं। रीड एन आर्टिकल, दोनों ने एक लेख पढ़ा, अखबार में आ गया, कहीं भी आया होगा। इट शोड दैट नो डेमोक्रेसी हैज एवर गॉन टू वार विद अनदर डेमोक्रेसी। और उस लेख में, उस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि कोई भी लोकतांत्रिक देश कभी भी दूसरे लोकतांत्रिक देश के खिलाफ लड़ाई में नहीं गया, यानी कि कभी भी दो डेमोक्रेसीज के बीच लड़ाई नहीं हुई है, वार नहीं हुआ।
वार टेक्स प्लेस ओनली व्हेन वन ऑफ द टू गवर्नमेंट इज नॉन डेमोक्रेटिक। वार या लड़ाई सिर्फ तभी होती है जब दूसरी साइड, दोनों में से एक पार्टी नॉन डेमोक्रेटिक हो। यानी डेमोक्रेसी में लड़ाई की संभावनाएं कम होती हैं। जब दोनों डेमोक्रेसी हो तो लड़ाई की संभावनाएं कम हो जाती हैं। द आर्टिकल सेड दिस वाज अ ग्रेट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और ये आर्टिकल बता रहा है कि ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा फायदा है कि यहां लड़ाइयां नहीं होती। आफ्टर रीडिंग द एसे, इस एसे को पढ़ने के बाद राजेश एंड मुजफ्फर हैड डिफरेंट रिएक्शंस। राजेश और मुजफ्फर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी, रिएक्शंस थे। क्या सोच रहे थे दोनों? राजेश सेड दिस वाज नॉट अ गुड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। राजेश बोलता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छा आर्गुमेंट नहीं, एक अच्छा तर्क नहीं है। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। ये तो सिर्फ एक मौका हो गया, एक चांस हो गया, एक संभावना हो गई कि नहीं हो सकता। क्या पता, इट इज पॉसिबल दैट इन फ्यूचर डेमोक्रेसी में वर्स। कि ये तो है ना, ये तो संभव है कि फ्यूचर में कि नहीं दो डेमोक्रेसीज के भी तो बीच तो वार हो सकता है। तो बोले तो मनगढ़ंत कहानी है, ये कोई मतलब ठीक सा तर्क नहीं लगा कि डेमोक्रेसी में लड़ाइयां नहीं होती। मुजफ्फर, लेकिन मुजफ्फर क्या बोलता है? सेड दैट इट कुड नॉट बी अ मैटर ऑफ चांस। ये एक मैटर ऑफ चांस नहीं हो सकता, ये मतलब सिर्फ एक संभावना नहीं हो सकती। डेमोक्रेसीज टेक डिसीजन इन सच अ वे दैट इंक्लूड्स दैट इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वॉर। कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन है, जो निर्णय ऐसे लिए जाते हैं कि इसमें वार की संभावनाएं, लड़ाई की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो मुजफ्फर का यह विचार था। अब सवाल है विच ऑफ द टू पोजिशंस डू यू एग्री विद एंड वाई? कि इनमें से आप किस के साथ रहोगे, राजेश के साथ या मुजफ्फर के साथ, और क्यों? आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी में क्या होता होगा? मेरे विचार में मुजफ्फर इज राइट। हालांकि है तो दोनों ही सही कि लड़ाई तो उसमें भी हो सकती है, लेकिन मुजफ्फर ज्यादा सही है। क्यों सही है? क्यों सही है? क्योंकि डेमोक्रेसी में जब भी कोई निर्णय लेता है ना, तो वो अकेला नहीं लेता, कई लोग मिलकर लेते हैं। तो वार के सारे परिणाम सोच के लेते हैं कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। और जब दोनों साइड डेमोक्रेसी होंगी तो दोनों साइड वार के परिणामों को सोचेंगे और दोनों साइड लगेगा कि इससे बहुत नुकसान है, तो उस वार को, उस लड़ाई को किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। यही तो फायदा होता है डेमोक्रेसी का। यहां सोच विचार करके, विचार विमर्श करके डिसीजन लिए जाते हैं, जिससे लड़ाई की संभावना बिल्कुल कम हो सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, हो भी सकते हैं लड़ाई। तो इंडिया पाकिस्तान में हुई है कारगिल वार, है ना, लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि वहां लड़ाई होगी ही नहीं। वहां चांसेस कम हो जाते हैं लड़ाई के। सब लोग सोच विचार के तब जाके डिसीजन लेते हैं। समझ गए? लोगों का सोचा जाता है कि लोगों का क्या होगा। क्लियर है? चलो एक और कार्टून। दिस फेमस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण कमेंट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आर के लक्ष्मण बहुत फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं और इन्होंने ये 50 साल पूरे होने पे आजादी के एक ये ऐसा कार्टून बनाया है। हाउ मैनी इमेजेस ऑन द वॉल डू यू रिकॉग्नाइज? इस वॉल पे कई सारी इमेजेस लगी हुई हैं। इनमें से कितनों को आप जानते हैं? कोशिश करना कितनों को जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, ठीक है, कितनों को आप जानते हैं? मोरारजी देसाई से लेके हम इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, है ना, कितनों को आप जानते हैं? आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव भी दिख जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा, चंद्रशेखर, सब दिख जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो कितनों को आप जानते हैं? तो ये आपको एक बार देखना, सबकी फोटो देखना और यहां से मैच करने की कोशिश करना कि आप कितने प्रधानमंत्री को जानते हो। सभी प्रधानमंत्री का लिस्ट आज आप देखेंगे, ये आपका होमवर्क में देता हूं कि सभी प्रधानमंत्रियों को देखना कि कौन कब आया था, क्या क्या उसके चेहरे कैसे मिलते हैं ना, थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करना और फिर इनको पहचानना कि इनमें से कौन सा कौन है। एक सवाल तो ये हो गया, ठीक है। कुछ के नाम तो मैंने बता दिया आपको, ज्यादातर ही बता दिया, है ना, फिर भी आप ट्राई करना। डू मैनी कॉमन पीपल फील द वे कॉमन मैन इन दिस कार्टून डज? क्या 50 साल होने के बाद भी जो आम आदमी है वो इसी तरीके से फील करता है जैसा ये आदमी यहां पर महसूस कर रहा है? ये आदमी क्या महसूस कर रहा है? इस कार्टून से आपको क्या समझ में आ रहा है?
कि आजादी को 50 साल हो चुके हैं, इस टीवी में भाषण चल रहा है कि हमारे देश ने ये किया, 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 हमारा देश अमीर हो गया, हमारा देश गरीबी को दूर कर चुका है, हमारा देश ये कर रहा है। बहुत सारे भाषण चल रहे हैं, लेकिन ये गरीब आदमी, इसको पता है कि कुछ नहीं हुआ, भाषण में कुछ नहीं है, और ये सो चुका है भाषण सुनते सुनते। बोले इसमें मेरे काम का तो कुछ है ही नहीं। यानी गरीबी आज भी है ना। तो कहीं ना कहीं आज भी ये कटाक्ष बेसिकली हमारे 50 साल जो पूरे हो चुके हैं उसके ऊपर आर के लक्ष्मण ने डाला था कि आजादी के 50 साल बाद भी एक आम आदमी की ये हालत बनी हुई है। ठीक है ना। हम में से भी कई बार हम अनसुना गुस्से में आ जाते हैं जब कहते हैं सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, तो हमें लगता है कि हमारे तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो उसी के ऊपर ये कार्टून बेसिकली बनाया गया था। अब आप समझ पाए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है कार्टून। ठीक है, इनको पढ़ना है क्या लिखे हुए शब्द, मैंने जानबूझ के नहीं पढ़े हैं। यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बहुत सारे वादे जो यहाँ पर टीवी पर सुनाए जा रहे हैं कि हमारे सरकार ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ठीक है, लेकिन ये आम आदमी वहीं का वहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सोचना समझना कि क्या बड़े अच्छे कार्टून, बहुत गहरे सोच के साथ कार्टून बनते हैं। ऐसे ही कार्टून नहीं बना दिए जाते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा होता है जो एक बहुत बड़े समाज को प्रभावित करता है। ठीक है, चलो अभी तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में समझा, सिर्फ डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के बारे में समझा। अब हम इस डेमोक्रेसी के व्यापक अर्थ को समझेंगे, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। व्यापक, ब्रॉडर मतलब व्यापक और बड़ा अर्थ। डेमोक्रेसी के एक छोटी सी डेफिनेशन में समझी, लेकिन इसका बहुत बड़ा अर्थ अभी समझना बाकी है जो हम अब समझेंगे। तो यहां से हम देखेंगे इसको इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। इस चैप्टर में अभी तक हमने जो कंसीडर किया है, हमने जो माना है, इस डेमोक्रेसी का मीनिंग, इस डेमोक्रेसी का अर्थ, वो माना हमने सिर्फ एक लिमिटेड सेंस, एक सीमित अर्थ में। डेमोक्रेसी को हमने एक सीमित अर्थों में समझा है, एक डिस्क्रिप्टिव सेंस में, वर्णनात्मक सेंस में पढ़ा है, एग्जाम्पल्स पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, तो हमें लग रहा है कि हमें सारी डेमोक्रेसी समझ में आ गई। लेकिन ये इसका लिमिटिंग सेंस है, बहुत एक सीमित अर्थ है। अभी हमें उसका बहुत बड़ा अर्थ पता होना बाकी है। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने डेमोक्रेसी को एक सरकार के एक रूप में समझा है, सिर्फ कि डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार का एक रूप होती है। लेकिन डेमोक्रेसी का अर्थ बहुत बड़ा है इससे। डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार से संबंधित नहीं है, डेमोक्रेसी हर जगह लागू होती है। ठीक है, समझ में आया चीजें, यहां क्या कहना चाह रहा है? दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, और ये सरकार के रूप में हमने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया। क्या थी डेफिनेशन? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या है? सरकार का एक रूप है, यही पढ़ा था। तो हमने सिर्फ सरकार के रूप तक सीमित कर दिया उसे, उससे आगे नहीं गए। लेकिन इससे, इस डेफिनेशन से हमें कुछ मदद मिली है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, इस तरीके से जब हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बनाई, इट हेल्प्स अस, इसने हमारी मदद की टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स, कुछ न्यूनतम विशेषताएं जानने में, दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव, जो एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में होनी ही चाहिए। इस परिभाषा की वजह से हम डेमोक्रेसी के यानी लोकतंत्र के कुछ विशेषताओं को जान पाए, और हमने पता लगाया कि किसी को भी अगर हम डेमोक्रेसी कहेंगे तो उनमें ये मिनिमम विशेषताएं तो होनी ही चाहिए। अगर ये विशेषताएं नहीं हैं तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। हम ये जान पाए इस डेफिनेशन की वजह से। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स, हमारे वक्त में, आज के वक्त में जो सबसे आम रूप है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। डेमोक्रेसी के भी कई रूप हो सकते हैं, तो उनमें से जो रूप सबसे ज्यादा आम है, जो रूप सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। दूसरी कौन सी हो सकती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है कई जगह पे,
लेकिन ज्यादातर हर जगह पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। ये क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पर हमारे प्रतिनिधि हमारे ऊपर राज करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोग खुद अपने ऊपर राज करें। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हर जगह पे, जहां पर हम खुद अपने ऊपर शासन नहीं कर रहे, हमारे द्वारा चुने हुए लोग हम पे शासन करते हैं, यानी हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे ऊपर शासन कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो ज्यादातर हर जगह यही है, डेमोक्रेसी का यही रूप चलता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस, और इसके बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। जिस भी कंट्री में हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, अलग अलग देश खुद को डेमोक्रेसी बोलते हैं, लेकिन उन देशों में ऑल द पीपल, सभी लोग शासन नहीं करते। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का शासन, लेकिन जहां पे भी डेमोक्रेसी, वहां सारे लोग तो शासन नहीं करते, सिर्फ कुछ लोग ही करते हैं। वो कुछ लोग कौन है, तो उसको समझेंगे। जैसे ए मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। मेजॉरिटी, एक बहुमत को इजाजत दी जाती है निर्णय लेने के लिए सभी लोगों की ओर से। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों की ओर से कुछ लोग ही निर्णय लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, या फिर मान लो 10 बच्चे हैं। मॉनिटर का चुनाव करना है, एक है ए, एक है बी। इन दोनों में से मॉनिटर किसे बनाया जाए? इन 10 बच्चों को बोला वोट डालो, जिसमें से 6 ने बोला ए को बनाओ, 4 ने बोला बी को बनाओ। अब बताओ किसको बनाए? किसको बनाए? मॉनिटर ए को बना दे। तो अगर हम ए को बना रहे हैं तो हमने 4 की बात तो मानी नहीं, सिर्फ 6 की बात मानी। सिर्फ 6 लोगों की बात मान के हमने ए को मॉनिटर बना दिया, 4 की तो बात मानी नहीं। 4 ने तो मना किया था कि ए को मत बनाओ, बी को बनाओ। यही मतलब हमारा यहां पर है कि यहां पर मेजॉरिटी को हम इजाजत देते हैं निर्णय लेने की, सभी की ओर से। मेजॉरिटी किसकी थी? ए की थी। तो हमने इनको इजाजत दे दी कि वो निर्णय लें ए को मॉनिटर बनाने के लिए। जिसके पास मेजॉरिटी, उसका डिसीजन माना जाएगा। समझ में आ गया? इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। और इसमें भी मेजॉरिटी जो होती है वो भी डायरेक्टली रूल नहीं करती, वो भी सीधे तौर पे वो शासन नहीं करती। उसकी बजाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल, यानी जहां पर बहुलता होती है, वो संख्या में जो लोग होते हैं, रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। जैसे हमारे इंडिया में होता है। हमारे इंडिया में कौन शासन करता है? जिनको हमने चुना है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। और चुने हुए लोग कौन हैं? जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले, यानी जिनके पास मेजॉरिटी है, वो उनको हमने एमएलए या एमपी चुन लिया, उन्होंने सरकार बनाई। अब वो मेजॉरिटी हमारे ऊपर शासन कर रही है। जो शासन कर रहे हैं वो हैं कौन? वो हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी चयनित प्रतिनिधि। जिनको हमने चुना है वो प्रतिनिधि लोग हैं जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है, दिस बिकम्स नेसेसरी। चुने हुए लोग हमारे ऊपर शासन करें, यह जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि जो आधुनिक लोकतंत्र है, आजकल की जो जितने भी देश हैं, उन सब में बहुत संख्या में लोग शामिल होते हैं, दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। और इस वजह से शारीरिक रूप से असंभव हो जाता है टू सिट टुगेदर, कि वो सब एक साथ बैठें एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन, और एक सामूहिक निर्णय लें। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लें, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? बहुत सारी। अगर सबको साथ, अगर हम सीधे डेमोक्रेसी की बात करें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, तो इतने सारे लोग कहां बैठेंगे एक जगह पे? पूरे देश के लोग एक जगह आके बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है इतनी बड़ी संख्या में, सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ बैठना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चलती, इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भरोसे चलते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल किया जाता है। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, इतने सारे लोग कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते।
समझ में आया? दूसरा भी कारण, इवन इफ दे कुड, मान लो कि सब लोग एक साथ बैठ भी गए, सब लोग एक साथ निर्णय ले भी पा रहे हैं, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, यहां के नागरिकों के पास इतना समय नहीं होता। द डिजायर, कईयों के पास तो इच्छा ही नहीं होती, बोले क्या करेंगे, ले लेंगे जो डिसीजन जिसको लेना है। एंड द स्किल्स, और कईयों के पास इतनी योग्यता नहीं होती कि वो उस मुद्दे पर डिसीजन ले पाए। हो सकता है कई बार मुद्दे बड़े गंभीर होते हैं, ठीक है, बड़े टेक्निकल होते हैं, तो कई लोग उतनी समझ के नहीं होते हैं कि वो डिसीजन ले पाए टू और टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस, कि वो सभी डिसीजंस में, सभी निर्णयों में हिस्सा लें। तो इसीलिए इनकी बजाय, सारे सिटीजन्स के बजाय जो इलेक्टेड हैं सिर्फ वही डिसीजन ले लेते हैं। समझ गए क्यों लेते हैं? एक तो सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, बैठ भी गए सबके पास वो योग्यता नहीं होती, सबके पास वो इच्छा नहीं होती है, सबके पास टाइम नहीं होता है वो निर्णय लेने का। और इससे हमें दिस गिव्स अस क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और ये हमें एक न्यूनतम समझ देता है डेमोक्रेसी की। अभी तक जो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, ये पढ़ी। इस डेफिनेशन से हमें एक बहुत ही कम समझ मिलती है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी की एक न्यूनतम समझ मिलती है। दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। इस डेफिनेशन से जो हमें समझ मिली, इस क्लैरिटी से ये हमें मदद करता है अंतर करने में डेमोक्रेसीज को नॉन डेमोक्रेसी से। यानी उस डेफिनेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि कौन सा देश डेमोक्रेटिक है, कौन सा नहीं है, ये अंतर कर सकते हैं हम। समझ में आए? अभी तक जो हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी है, उस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से हमें कुछ न्यूनतम समझ मिल गई है, कुछ समझ हमें डेमोक्रेसी की आ गई है। जितनी समझ हमें आई है, साफ तौर पे हम ये बता सकते हैं ये देश डेमोक्रेटिक है, ये नहीं है, ये हम बता सकते हैं क्योंकि हमने फीचर्स पता है। हम जहां जहां वो लगाएंगे ये फीचर मैच कर रहा है, हाँ ठीक है ये डेमोक्रेसी है, नहीं तो नहीं है। समझ में आ गई? बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन हमने बनाई, डेमोक्रेसी की जो समझ हमने हासिल की, इससे हम ये नहीं अंतर कर पाएंगे कि एक डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, कि कौन सी अच्छी डेमोक्रेसी है, कौन सी बुरी डेमोक्रेसी है, ये अंतर हम नहीं कर पाएंगे। अभी तक जो हमने समझ हासिल की, क्या हमने अभी तक पढ़ा कि हम इसको अच्छी डेमोक्रेसी कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे? अभी तक हमें समझ में नहीं आया, है ना? हमने सिर्फ डेमोक्रेसी समझा, हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी हो सकती है, ये नहीं हो सकती, लेकिन कौन सी अच्छी होगी, कौन सी बुरी होगी? डेमोक्रेसी, अगर 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनमें से कौन सी अच्छी, कौन सी बुरी, कैसे बताओगे? इतनी समझ नहीं पाई हमने अभी तक। इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। और जो समझ हमने डेमोक्रेसी की देखी, जो डेफिनेशन हमने डेमोक्रेसी की देखी, उससे क्या है, ये हमें नहीं देखने देती ऑपरेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के कार्य बियॉन्ड गवर्नमेंट, सरकार के बाहर। अभी तक हमने लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को सिर्फ सरकार तक सीमित रखा। हमने क्या पढ़ा? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने यही पढ़ा ना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? तो हमने इस डेमोक्रेसी को सिर्फ सरकार तक सीमित कर दिया कि डेमोक्रेसी सरकार का एक रूप है, बस इतना ही पढ़ा हमने, तो बस वहां तक सीमित कर दिया उसे, उसके बाहर हमने किसी के कार्य नहीं देखे। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इस सरकार से बाहर चीजें समझने के लिए, इस डेमोक्रेसी के व्यापक अर्थ को समझने के लिए, एक अच्छी डेमोक्रेसी और बुरी डेमोक्रेसी क्या होती है ये समझने के लिए, हमें एक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ मुंह मोड़ना पड़ेगा। यानी इस डेमोक्रेसी के एक व्यापक अर्थ को समझना पड़ेगा, इस डेमोक्रेसी के एक बड़े अर्थ को समझना पड़ेगा। वो हम इस टॉपिक में समझेंगे, लेकिन क्या है वो अर्थ, उसको समझने से पहले आपको वो रीडिंग करनी, यानी चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, अब आपको लास्ट तक पढ़ना है। हम नेक्स्ट क्लास में उसे पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।